आज के क्लास में हम लोग मुर्गी भेड़ बकरी वाले सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे और इनका ट्रिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सवाल पहला दिया गया है, क्या है? एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताते हैं। सिर कितने हैं कुल मिलाकर? भाई मुर्गी और बकरी हैं, टोटल सिर मिलाकर कितने हैं यहाँ पर, यानी हेड की संख्या कितनी है यहाँ पर? 42 है दोस्तों, है ना। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। हेड की संख्या कितनी है? 42 है। फिर इसमें बोला गया उनके पैरों की कुल संख्या यानी लेग्स की कुल संख्या कितनी है यहाँ पर? 138 है। ठीक है, कितनी है? 138 है। अब मुर्गियों की संख्या बतानी है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मुर्गी 2 पैर वाली होती है, बकरी 4 पैर वाली होती है, लेकिन सिर तो एक एक ही होता है ना दोनों का। पैरों की संख्या अलग अलग है। मुर्गियों में पैरों की संख्या 2 होती है, बकरियों में पैरों की संख्या 4 होती है। तो जो 4 लेग वाले हैं यानी 4 पैरों वाले जानवरों की जो संख्या है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या को हम लोग डायरेक्टली एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। 4 लेग वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या निकालने के एक फॉर्मूला होता है। क्या? ये होता है L/2 माइनस का H। ठीक है, ये 4 पैर यानी कि बकरी। तो बकरी की संख्या कितनी आ जाएगी बताइए? तो यहाँ से बकरी की संख्या, अगर बकरी की संख्या आ गई तो हम लोग मुर्गी की संख्या निकाल लेंगे, है ना। ये बकरी की संख्या आएगी, बताइए कितना हो जाएगा? L/2, L कितना है आपका? 138 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा, है ना। और माइनस H यानी कि 42। तो 138 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 69 हो जाएगा। और 69 में से अगर हम लोग 42 घटा दें तो कितना बचेगा आपका? ये हो जाएगा आपका 27, है ना। ये 27 हो गया, यानी बकरियों की संख्या 27 है। अब ये बताइए कि जितने टोटल सिर हैं उतने ही जानवर होंगे। भाई एक जानवर का एक सिर, तो जितने टोटल सिर उतने जानवर। तो मुर्गी और बकरी ये दोनों मिलाकर कितने हैं? दोनों मिलाकर यहाँ पर इनके सिरों की कुल संख्या 42 है, यानी दोनों की संख्या मिलाकर 42 है ना। तो बकरी कितनी है इसमें से? 27 है। बकरी कितनी है? 27 है। तो बताइए मुर्गी कितनी हो जाएंगी? तो मुर्गी हो जाएंगी 42 माइनस 27। तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15, है ना। 42 माइनस 27 15 हो जाएगा। भाई 15 और 27 मिलाकर 42 होना चाहिए, तो मुर्गियों की संख्या 15 हो जाएगी। 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया ना? तो आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। 4 पैर वाले जानवरों की जो संख्या है वो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, L/2 माइनस H, यानी पैरों की संख्या डिवाइड बाई 2 माइनस सिरों की संख्या। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? वीडियो लाइक करिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक सवाल और करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर तो नहीं, दूसरे कॉन्सेप्ट पर जरूर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए, अब इस टाइप का भी सवाल आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जहाँ पे लोग गले मिल रहे होते हैं एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर है क्या, एक महल में 40 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? 40 टोटल व्यक्ति हैं। बोला गया इसमें यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, मतलब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है। अब इसी में ऐसे भी पूछ सकता है कि गले मिलने वाला भी हो सकता है, या फिर एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे ये भी हो सकता है ना। तो इसके लिए एक डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका क्या है? इसको मान लीजिए n, यानी कि आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ये हो गया, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है कितनी बार टोटल हाथ मिलाए जाएंगे, तो ये हो जाता है n/n-1। डायरेक्ट तरीका सीख लीजिए, n/n-1 डिवाइड बाई 2 हो जाता है। बस इस फार्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा? n मतलब 40, तो ये हो गया 40, फिर 40 माइनस 1 यानी कि 39, ये हो गया 39 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 20, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 का 39 से गुणा करेंगे, 40 दूना 80 यानी कि 78, 39 दूना 78 और एक 0 लग जाएगा, मतलब 780 बार कुल हाथ मिलाए गए उस महल में, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो, सभी व्यक्तियों से, है ना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको डेली बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक भी करिएगा, देखिएगा भी ज़रूर, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दी गई हैं तो वहाँ पे सबसे छोटा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कैसे निकालना है ये बताएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें आपको डिवाइड नहीं करना है,
डिवाइड करने वाला तरीका नहीं बताएंगे, है ना। पता कर सकते हैं, डिवाइड हर एक को डिवाइड करके पता कर लेंगे कि वहाँ पर कौन सा सबसे छोटा है, लेकिन ऐसे में आपको बहुत समय लगेगा। पहले डिवाइड करेंगे फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर पहला जो भिन्न दिया गया है वो है आपका 7/9, बड़े ध्यान से समझते जाइए। दूसरा है आपका 6/7, है ना, दूसरा है आपका 6/7, और तीसरा है आपका 22/25, ठीक है, 22/25 है यहाँ पर। और फिर अगला है आपका यहाँ पर 11/13, 11/13 है यहाँ पर। अब सुनिए, यहाँ पर है कुछ ऐसा कि फ्रैक्शन आप जानते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इसमें छोटा है। जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, है ना। कैसे? यहाँ पे लिख भी लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कौन होगा? इसका उल्टा, है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग रूल्स लगती हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अलग, प्रॉपर फ्रैक्शन में अलग लगता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी अंश बड़ा होगा हर से। समझ में आया? तो ये इसका अंश छोटा है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए, अब जब प्रॉपर फ्रैक्शन है ही ये, तो आपको क्या काम करना है यहाँ पे देखिएगा। हाँ, किसी के लिए भी आप प्रॉपर चाहे इम्प्रॉपर, दोनों के लिए ये तरीका लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लास्ट में हम वो चीज़ बताएंगे वो दोनों के लिए अलग अलग होगा, है ना। अभी तो सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को पहले डिफरेंस देखिए, कितना है डिफरेंस? 2 का डिफरेंस है ना। 9 - 7 2 का। यहाँ पर 1 का अंतर है, 7 - 6 1 का अंतर। यहाँ पर 3 का अंतर है, 25 - 22 3 का। यहाँ पर कितने का अंतर है? 13 - 11 यानी 2 का अंतर है, ठीक है। अब अंतर निकालने के बाद जो डिफरेंस है उनका ले लीजिए एलसीएम। 2, 1, 3 और 2, इन सभी का ले लेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा? 2, 3 और 2, एलसीएम 6 आएगा। अब 6 जो है, सभी को 6 बनाइए, सभी अंतर को 6 बनाना है आपको। ये बताइए दोस्तों, इस अंतर को, इस 2 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है? ऊपर में मल्टीप्लाई करना है और कहीं कुछ नहीं करना। पूरा फ्रैक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करिए। इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करिए, 21 हो जाएगा। लिख लीजिए बस, ठीक है। इस 1 को 6 बनाना है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा ऊपर करिए 6 से, यानी कि 36 हो गया। यहाँ पर इसको 6 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा 22 में कर दीजिए, यानी ये हो गया 44 आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको 6 बनाना है 3 से गुणा, 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए, यानी कि 33 हो गया, 11 × 3 = 33। अब अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो जिसका अंश बड़ा होगा सबसे, वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, है ना। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो संख्या यहाँ पे सबसे बड़ी आएगी, यानी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है, यानी कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर वाला। तो तीसरे नंबर वाला आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी 22/25। 22/25 इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ी भिन्न 22/25, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा कौन होता? जिसका फ्रैक्शन, जिसका अंश सबसे छोटा होता, जिसका अंश सबसे छोटा यानी कि 21 इसका सबसे छोटा है, तो ये वाला इसके सामने वाला सबसे छोटा हो जाता, यानी कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 7/9 हो जाएगा ये फ्रैक्शन। क्लियर हो गया बात? लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा काम करते हैं। कैसे? जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाता है। उल्टा हो जाता है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में ये सही होता है। क्लियर हो गया बात? तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारी चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं मैथ्स की, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षा पर। उस चैनल को भी ज़रूर जाके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप चैप्टर वाइज क्लासेस कर सकते हैं अच्छे से, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।